नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था अलंकार, जो पूरा हो गया है और आज जो है हम नया टॉपिक लेंगे छंद। तो विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे कि छंद कौन कौन से होते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं और ये जो है छंद की गणना कैसे होती है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं छंद। और छंद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आच्छादन, ढकना या प्रवाह। विद्यार्थियों, छंद का शाब्दिक अर्थ है आच्छादन, ढकना, जिसको ढकना कहते हैं, या प्रवाह, प्रवाह भी इसको कहते हैं। छंद छंद उस रचना को कहते हैं, कहा जाता है जिसमें मात्राओं वर्णों की विशेष व्यवस्था और गणना की जाती है, जो लय यति गति से बंधी हुई होती है। यानी छंद काव्य के उस तत्व का नाम है जिसमें वर्णों या मात्राओं की संख्या, लघु गुरु का नियम एवं यति गति की व्यवस्था निर्धारित हो। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि छंद उस रचना को कहा जाता है जिसमें मात्राओं व वर्णों की विशेष व्यवस्था और गणना की जाती है, जो लय यति गति से बंधी हुई होती है। यानी छंद काव्य के उस तत्व का नाम है जिसमें वर्णों या मात्राओं की संख्या, लघु गुरु का नियम एवं यति गति की व्यवस्था निर्धारित हो। छंदों के भेदों एवं वर्ण मात्रा, यति गति, लय, चरण आदि की व्यवस्था करने वाले शास्त्र को छंद शास्त्र कहते हैं। छंदों के भेदों उपभेदों एवं वर्ण मात्रा, यति गति, लय, चरण आदि की व्यवस्था करने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है? छंद शास्त्र कहा जाता है। अर्थात इन विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना ही छंद कहलाती है। यदि गद्य का नियामक व्याकरण है तो पद्य का भी नियामक छंद शास्त्र होता है। पद्य रचना का समुचित ज्ञान छंद शास्त्र के अध्ययन के बिना नहीं होता है, क्योंकि छंद जो है हृदय की सौंदर्य चेतना को जागृत करते हैं। छंद से रचना प्रभावी और स्थायी हो जाती है, और अच्छी छंदबद्ध जो रचना होती है बहुत लंबे समय तक हमारी स्मृति में रहती है। पल्लव की भूमिका में छंदों के महत्व को स्थापित करते हुए पंत जी लिखते हैं कि जिस प्रकार नदी के तट अपने बंधन से धारा की गति को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार छंद भी अपने नियंत्रण से राग को स्पंदन, कंपन और वेग प्रदान करते हैं, तथा निर्जीव शब्दों को भी कोमल, सरस और सजीव बना देते हैं। छंदों के बंधन से कविता अनुशासित हो जाती है और छंदों से कविता में लय और प्रवाह की सृष्टि होती है। एक बार इस पूरे पद्यांश को वापस पढ़ेंगे विद्यार्थियों कि छंद उस रचना को कहा जाता है जिसमें मात्राओं व वर्णों की विशेष व्यवस्था हो और गणना की जाती है, विशेष व्यवस्था भी हो और गणना भी की जाती है, जो लय यति गति से बंधी हुई होती है। यानी छंद काव्य के उस तत्व का नाम है जिसमें वर्णों या मात्राओं की संख्या, लघु गुरु का नियम एवं यति गति की व्यवस्था निर्धारित हो। छंदों के भेदों एवं वर्ण मात्रा, यति गति, लय, चरण आदि की व्यवस्था करने वाले शास्त्र को छंद शास्त्र कहते हैं। अर्थात इन विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना ही छंद कहलाती है। यदि गद्य का नियामक व्याकरण है तो पद्य का भी नियामक छंद शास्त्र है। पद्य रचना का समुचित ज्ञान छंद शास्त्र के अध्ययन के बिना नहीं होता है, क्योंकि छंद हृदय की सौंदर्य चेतना को जागृत करते हैं। यानी कि हृदय में जो सौंदर्य चेतना है उसको जागृत करने का काम कौन करता है? छंद करता है। छंद से रचना प्रभावी और स्थायी हो जाती है, और अच्छी छंदबद्ध रचना बहुत लंबे समय तक हमारी स्मृति में रहती है। पल्लव की भूमिका में छंदों के महत्व को स्थापित करते हुए पंत जी लिखते हैं कि जिस प्रकार नदी के तट अपने बंधन से धारा की गति को सुरक्षित रखते हैं, जिस प्रकार नदी के तट अपने बंधन से धारा की गति को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार जो है छंद भी अपने नियंत्रण से राग को स्पंदन, कंपन और वेग प्रदान करते हैं। किसको वेग प्रदान करते हैं? इसमें क्या होता है कि छंद भी अपने नियंत्रण से राग को स्पंदन, कंपन और वेग प्रदान करते हैं, तथा निर्जीव शब्दों को भी कोमल, सरस और सजीव बना देते हैं। छंदों के बंधन से कविता अनुशासित हो जाती है, और छंदों से कविता में लय प्रवाह की सृष्टि होती है। अब है छंद के कितने घटक होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, छंद के 3 घटक होते हैं। यति यानी कि रुकना, गति यानी कि प्रवाह, और लय यानी संगीत, यानी मतलब उसमें संगीतात्मकता होती है। यदि यति जो है, यति क्या होती है विद्यार्थियों? जहाँ छंद के प्रवाह को बनाए रखने के लिए बीच बीच में आवश्यकता अनुसार रुका जाता है, उसे यति कहते हैं। यति के बारे में एक बार वापस पढ़ते हैं इसको कि जहाँ छंद के प्रवाह को बनाए रखने के लिए बीच बीच में आवश्यकता अनुसार रुका जाता है, उसे यति कहते हैं। दूसरा है विद्यार्थियों गति, जहाँ बिना रुके कविता पाठ
किया जाए वहाँ गति निर्मित होती है, यानी लगातार कविता पाठ या छंद पाठ करना यह यति का विपरीत होता है। क्योंकि गति का मतलब होता है कि जहाँ रुका नहीं जाए, मतलब लगातार जो है चलता जाए, उसे हम गति कहते हैं। और गति जो है यति का विपरीत होता है, क्योंकि यति में जहाँ आवश्यकता अनुसार रुका जाता है, लेकिन गति में जो है इसमें गति बनी हुई रहती है, बिना रुके पाठ किया जाता है। लय, जहाँ यति व गति का समुचित समन्वित प्रयोग किया जाए, यानी कि लय उसे कहते हैं जहाँ यति व गति का समुचित समन्वित प्रयोग किया जाए, वहाँ लय की सृष्टि होती है। लय से कविता में संगीत तत्व की सृष्टि होती है, क्योंकि लयबद्ध रचना होगी तो उसमें एक तरह से संगीत की ध्वनि आएगी हमें, और हमें बहुत ही आनंद आता है उस रचना को पढ़ने में, जिसमें जहाँ यति और गति का जो है समुचित जो है समन्वय रहता है, और वहां पे लय से क्या होता है कि कविता में संगीत तत्व की सृष्टि होती है। अब बताती हूँ छंद में जो है मात्राओं और वर्णों की गणना की जाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारे ह्रस्व, इसे लघु लघु भी कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ या गुरु। तो विद्यार्थियों, लघु वर्ण की एक मात्रा व गुरु वर्ण की दो मात्राएं मानी जाती है। लघु वर्ण की मात्रा को हम आई से, आई और एस ऐसे समझाएंगे। गुरु मात्रा होगी वो दो होगी तो उसको एस की जो चयन होगा उससे समझाया जाएगा। इसको हम आगे समझेंगे, पहले इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं कि ह्रस्व और लघु, दीर्घ या गुरु। मतलब ह्रस्व जिसे लघु भी कहते हैं और दीर्घ जिसे गुरु भी कहा जाता है। लघु वर्ण की एक मात्रा व गुरु वर्ण की दो मात्राएं मानी जाती है। छंदों में वर्ण या मात्रा गिनते समय केवल स्वर को गिना जाता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है कि जब भी हम मात्रा गिनते हैं उस समय केवल स्वर को ही गिना जाता है। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। कि स्वर के उच्चारण में हमें समय कितना लगा, मतलब एक मात्रा काल लगा या दो मात्रा काल लगा, उसी आधार पर जो है हमें उसकी मात्रा लगाते हैं, उसकी मात्राओं की गणना करते हैं। छंद शास्त्र में के आदि प्रणेता आचार्य पिंगल थे, जिनके नाम पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता आचार्य जो है कौन थे, तो वो पिंगल थे, और उनके नाम पर ही छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे, लघु व गुरु की पहचान कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि सभी लघु स्वर है उनके योग से बनने वाले व्यंजन, सारे जो लघु स्वर है और उससे उसके योग से बनने वाले व्यंजन, और चंद्र बिंदु वाले और स्वर एवं उनसे बनने वाले व्यंजन। अब विद्यार्थियों देखो, सारे लघु स्वर भी इसमें आएंगे, उसकी मात्रा काल एक होगी। दूसरा क्या है कि लघु स्वर के योग से बनने वाले व्यंजन, उसमें भी एक मात्रा आएगी, और जो चंद्र बिंदु वाला जो भी वर्ण होगा उसमें भी एक मात्रा आएगी। स्वराघात वाले स्थलों पर भी प्रयुक्त दीर्घ स्वर भी अपने उच्चारण के अनुसार लघु मान लेते। कहीं कहीं पर क्या होता है विद्यार्थियों, स्वराघात होता है तो वहां पे जो दीर्घ वर्ण होता है उसको भी लघु मान लिया जाता है। अब दूसरा जो है, हमारे सभी जो दीर्घ स्वर तथा उनके योग से बने व्यंजन, ये क्या कहलाते हैं। दीर्घ स्वर अपन कैसे जानेंगे कि सभी दीर्घ स्वर तथा उनके योग से बने व्यंजन, अनुसार व विसर्ग युक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर के पूर्ववर्ती लघु वर्ण में बलाघात होने पर लघु वर्ण भी गुरु माना जाएगा। पहले तो हमने क्या किया था कि दीर्घ में जो है स्वराघात होता है तो उसको लघु मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो दीर्घ स्वर की पहचान कैसे करेंगे, मात्रा काल दो कैसे लगाएंगे कि सभी दीर्घ स्वर, मतलब सभी जो दीर्घ स्वर है उस पे दो मात्रा लगेगी, उसके उसके साथ साथ उनके योग से बने व्यंजन। अब लघु स्वर और लघु स्वरों से बने व्यंजन पे तो एक मात्रा लगेगी, लेकिन दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर से बनने वाले व्यंजनों पे उसको हम दो मात्रा में गिनेंगे। और अनुसार व विसर्ग युक्त व्यंजन, उसमें चंद्र बिंदु जो था अनुनासिक, उसको तो हम एक मात्रा गिनेंगे, लेकिन अनुस्वार जो एक बिंदी लगा हुआ होता है उसे, और विसर्ग युक्त व्यंजन, इनको भी हम दो मात्रा काल में गिनेंगे। अब संयुक्त अक्षर के पूर्ववर्ती लघु वर्ण में, संयुक्त अक्षर से पूर्ववर्ती जो भी लघु वर्ण है उसमें यदि बलाघात होता है, मतलब उसको पढ़ने में यदि जोर लगता है, बलाघात होता है, तो लघु वर्ण को भी गुरु मानना पड़ता है, यानी कि गुरु लघु वर्ण को भी गुरु माना जाएगा। पर जहां बल नहीं पड़ता है वहां लघु ही माना जाएगा। अब जहां बलाघात नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है कि दीर्घ को ही लघु मान लिया जाता है। छंद के प्रत्येक चरण के अंत का लघु वर्ण विकल्प के अनुसार गुरु मान लिया जाता है। कहीं कहीं पर जो है छंद का जो वर्ण छंद बैठता नहीं है, तब क्या होता है कि उसमें अंत का लघु वर्ण जो भी होता है तो विकल्प के अनुसार उसको गुरु मान लिया जाता है, और गुरु को कहीं पे लघु मान लिया जाता है। तो ये छंद की जो है चरण मतलब प्रत्येक चरण को बिठाने के लिए इसमें विकल्प के अनुसार हम उसको लघु या गुरु मान लेते हैं। अब विद्यार्थियों, गण गण किसे कहते हैं, तो गण का सामान्य अर्थ है तीन वर्णों का समूह। तीन वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे, गण कहेंगे। वार्णिक छंदों में गणों को देखा जाता है, क्योंकि गणों के आधार पर ही लक्षण निर्धारित किए जाते हैं।
अब विद्यार्थियों गणों के कितने भेद है? तो गणों के 8 भेद है। तो इसका एक सूत्र है, यह माता राज भान सलगा। यह माता राज भान सलगा। अब इसको हम जो है 3-3 वर्णों में इनको अलग करेंगे। तो कैसे होगा? पहला होगा यह से क्या हो जाएगा? यगण, और इसका बन जाएगा यह माता, और इसकी जो मात्राएं होगी ISS, इसको हम ISS से प्रदर्शित करेंगे। और दूसरा है मगण, तो मगण में क्या हो जाएगा? तो ये मगण यहाँ से शुरू होता है, तो ये बन जाएगा मातारा। तो ये मातारा में जो है दीर्घ दीर्घ मात्राएं आएगी। फिर है तगण, तगण में आ जाएगा आपके ताराज। फिर रगण, रगण में आ जाएगा आपके राजभा। फिर जगण, जगण में आपके आ जाएगा जभान। और फिर भगण में आपके आ जाएगा भानश। और नगण में आपके आ जाएगा नशल। और फिर पीछे रहा सलगा। तो सलगा ये हो गया। अब विद्यार्थियों इससे आगे जो है हम पढ़ते हैं कि छंद के भेद कितने हैं। छंद के चरणों के आधार पर जो है इसके 3 भेद है। पहला है समछंद, जिसके 2 भाग है वापस, साधारण समछंद और दंडक समछंद। दूसरा है अर्ध समछंद और तीसरा है विषम छंद। समछंद क्या होता है विद्यार्थियों? जिस छंद के चारों चरणों में एक समान वर्ण या मात्राएं होती है उसे समछंद कहते हैं। उदाहरण में देखो, गीतिका आएंगे, हरि गीतिका, चौपाई इत्यादि, ये जो है हमारे समछंद के उदाहरण है। साधारण समछंद में क्या होता है? 26 वर्णों व 32 मात्राओं तक वाले जो साधारण समछंद होते हैं, मतलब उसमें 26 वर्ण होंगे और 32 मात्राएं होगी। दंडक समछंद में क्या होगा? 26 से अधिक वर्ण व 32 से अधिक मात्राएं होती है, वह दंडक दंडक समछंद कहलाता है। कवित्त छंद जो है इसका उदाहरण है, क्योंकि कवित्त छंद में 26 से अधिक वर्ण होते हैं और 32 से अधिक मात्राएं होती है। अब दूसरा है हमारे अर्ध समछंद। अर्ध समछंद में क्या होता है विद्यार्थियों? जिस छंद के विषम चरणों में, विषम चरण मतलब पहले और तीसरे चरण में, तथा समचरण, समचरण मतलब दूसरा और चौथा में समान मात्राएं होती है, उसे अर्ध समछंद कहते हैं। मतलब पहले और तीसरे में समान मात्राएं होगी और दूसरे और चौथे में समान मात्राएं होगी। और इसका उदाहरण है हमारे दोहा और सोरठा। अब विषम छंद है तीसरा हमारे, जिस छंद के चरणों में कोई निश्चित समानता नहीं होती, उसे विषम छंद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुंडलिया। तो विद्यार्थियों कुंडलिया जो है दोहा और रोला को मिलाकर बनती है, तो दोहा प्लस रोला से क्या बनता है? कुंडलिया बनता है। तो ये विषम छंद का उदाहरण है। अब विद्यार्थियों छंदों के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है मात्रिक छंद और दूसरा है वार्णिक छंद। मात्रिक छंद में हमारे दोहा, सोरठा, उलाला, कुंडलियां, चप्पे, हरि गीतिका, गीतिका, चौपाई और रोला है। और वार्णिक छंद में द्रुत, विलंबित, मंद्राकांता और वंशस्थ, वसंत तिलका, मालिनी, सवेया और कविता आएंगे। इससे आगे की क्लास में हम जो है दोहा छंद के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।